नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपसे बहुत तरह की बात करता हूं और अब बात शुरू कर रहा हूं आज से आने वाले इलेक्शन की। बार एसोसिएशंस में 19 अक्टूबर को एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट 19 अक्टूबर को चुनाव होने तय हैं। अब उनमें होंगे नहीं होंगे तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि होंगे। और उसको लेकर के डिफरेंट बार्स में अपने अपने ढंग से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं अभी डिक्लेरेशन चल रहे हैं, कहीं कंप्लीट हो गए हैं, कहीं लिस्टें तैयार हो रही हैं। और ये सब चीज़ें जो मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं, ये सब अपनी जगह चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ढंग से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपना अपना प्रचार में लग गए हैं। और सबके पास अपना अपना एजेंडा है, सबके पास अपना अपना मैनिफेस्टो है, और किसी के पास विज़न है, किसी के पास नहीं है। वो तो मैं आपसे के सामने जब बातचीत करूंगा तो आपको पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सिंसियरिटी के साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आगे भविष्य बताएगा, वोटर्स बताएंगे कि वो उनको कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते हैं। आज इसी कड़ी में मैं रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा हूँ, और यहाँ मैं बैठा हूँ एक जो कैंडिडेट हैं सेक्रेटरी के, ऑनरी सेक्रेटरी के, जो पहले भी यहाँ रह चुके हैं रोहिणी बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी। इस बार फिर वो ऑनरी सेक्रेटरी के पोस्ट पर जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैंने पहले नंबर पे ही घेर लिया है इस चुनावी बयार में। तो मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ कि आप पिछली बार अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में नहीं सक्सेस हो पाए थे, और इस बार फिर आप आए हैं नए जोशो खरोश के साथ। और मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा हूँ कि इस बार शायद कुछ आपका विज़न कुछ ऐसा है जो आपको जीत की तरफ आश्वस्त करता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका विज़न क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जो बीइंग सेक्रेटरी कर सकते हैं, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो नहीं कर पा रहे। देखो राकेश जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बार के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। उनमें से जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे रोहिणी कोर्ट में 2012 के बाद से लेके आज तक और काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हैं एक तरह से लीगल प्रोफेशन में। उनके लिए चैम्बर सीट्स वगैरह आज तक कोई भी नई फैसिलिटीज़ अरेंज करने के लिए बार से किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया है। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 2006 से जब से रोहिणी कोर्ट बनी हुई है, बाल भारती पब्लिक स्कूल के सामने एक प्लॉट रिजर्व्ड है डे 1 से, वो लॉयर्स के चैम्बर्स के लिए रिजर्व्ड है। उस पे आज तक किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। नहीं रहे तो आप भी थे, आपने लिया था। मेरे टाइम पे 2 साल की मेरी टेन्योर थी। उस टाइम के अगर आप मेरे कार्यकाल के आप काम पूछेंगे तो ये जिस चैम्बर बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ये सारी चैम्बर की बिल्डिंग की अलॉटमेंट हमारी टेन्योर में हुई थी। क्रैच यस मैं वही बता रहा हूँ, उस प्लॉट का ही बताऊंगा। उस प्लॉट के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया था। सिर्फ मैंने ही एक हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे चैम्बर्स की नई बिल्डिंग बनवाने के लिए। उसके बाद से लेके आज तक उस मामले को पूरी तरह से डंप कर दिया गया है। किसी ने भी उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। उस प्लॉट की बात मैं फिर से कर रहा हूँ। बीच में एक ऐसा वाक़या आया कि बीच में ये बात भी सुनने को मिली कि कोर्ट वहाँ पे एक तरह से फैमिली कोर्ट को शिफ्ट करने के मूड में है कि वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन उस पर भी हमने एक तरह से रजिस्ट किया कि फैमिली कोर्ट हमारे यहाँ पे ठीक तरीके से चल रही है, फैमिली कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो यंगस्टर्स है उनको चैम्बर्स की ज़रूरत है, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत है, उनको अपना काम करने के लिए एक तरह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इफेक्टिवली काम करने के लिए उनको कोर्ट में स्पेस चाहिए, चैम्बर चाहिए, सीटें चाहिए। वो अभी तक नहीं हुई हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। मैं फिर से कह रहा हूँ, उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं आज कह रहा हूँ 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया अलॉटमेंट हुए। चलिए, ये तो एक समस्या आपने बताई चैम्बर्स की और सीट्स की। एक और समस्या है जिनके पास सीट्स या चैम्बर्स हैं, जिन एडवोकेट्स, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, खासतौर से हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जिनके पास ना यहाँ सीट है ना यहाँ चैम्बर है, और उनको यहाँ क्लाइंट्स को भी डील करना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी का विज़न है कि उनको कोई क्यूबिकल्स ऐसे बना दिए जाएं, या कोई ऐसा हॉल बना दिया जाए जहां वो अपने क्लाइंट्स को डील्स कर सकें, अपना बैठ सकें, लंच कर सकें? ऐसा कुछ प्रोविज़न आपके दिमाग में है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा मानना ये है कि जब तक कि हम कोई नया अरेंजमेंट ना कर लें चैम्बर्स वगैरह के लिए, मीनवाइल जो भी यंगस्टर्स है जिनके पास में एक तरह से सीट नहीं है, चैम्बर नहीं है, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, उनको अपने क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए क्यूबिकल्स रूम्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स के लिए सेपरेट एक तरह से वो हम अरेंज करके देंगे, जिससे कि उनको अपने क्लाइंट को अटेंड करने में स्पेस अभी है कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं, अभी वो स्पेस नहीं है, वो स्पेस बनाना पड़ेगा।
जगह है, वो जगह जनरेट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोर्ट बिल्डिंग में भी हो सकती है, चैम्बर बिल्डिंग में भी हो सकती है, दोनों जगह पे। जब हम यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए स्पेस निकाल सकते हैं तो क्यूबिकल्स के लिए स्पेस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपके दिमाग में है, इसका कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? यस, पूरी तरह से है। चलिए, दूसरा यहाँ क्रैच चल रहा है, उसमें बहुत सारी लेडी मेंबर्स से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि फैसिलिटी उतनी नहीं है जो होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके बारे में कोई विजन है आप? यस, जब मैं सेक्रेटरी था तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, ये एक तरह से बड़ा मैटर ऑफ प्रिविलेज है हमारे लिए कि एक लेडी मेंबर वो अपने बच्चे को लेके आती थी और उससे कुछ टाइम पहले ही जुडिशरी के लिए, जजेस के लिए एक यहाँ पे क्रैच का इनॉग्रेशन हुआ था। मेरे सामने वो इशू रखा गया कि सर जजेस के लिए यहाँ पे क्रैच है और हमारे लिए नहीं है। तो हमने इमीडिएट विदिन 3 मंथ हमने यहाँ पे क्रैच बनवा के दिया। आज उस क्रैच में, राकेश जी आप खुश होंगे ये बात सुन के, उस क्रैच में आज अराउंड 45 बच्चे जो हैं उस क्रैच में आते हैं लॉयर्स के। और उसमें अब मेरा मानना ये है कि वो जगह भी अब एक तरह से जब 45 बच्चे उसमें आने लग गए हैं तो वो जगह भी कम पड़ती जा रही है, उसको भी एनहांस करने की ज़रूरत है, स्पेस को भी और फैसिलिटीज़ को भी। उसमें अटेंडेंट मेरे ख्याल से एक ही अटेंडेंट है। अटेंडेंट भी मेरे को लगता है कि शायद क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो कम से कम 2 अटेंडेंट तो वहाँ पे होने चाहिए, उसको भी इम्प्रूव। और उसके अंदर फैसिलिटीज जो भी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो फैसिलिटीज़ अब आज की डेट में अगर रेशो को हम देखें, जितनी रिक्वायरमेंट है रेशो के अकॉर्डिंग वो उतनी नहीं है, उसको हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक जो सबसे बड़ी शिकायत जो यंगस्टर्स को रहती है कि उनको प्रॉपर यहाँ जो सीनियर्स का जो साथ है या जो एडवाइस है या यूँ कहूँ कि एक जो संरक्षण होना चाहिए, वो प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और इसके बारे में कुछ आपके पास प्लानिंग है? बिल्कुल, इसके बारे में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी एक तरह से नए बच्चे आते हैं उनको चाहे रिक्रूट करने के लिए या उनको कहीं सीनियर्स के पास एडजस्ट करवाने के लिए बार की तरफ से एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और जो भी बच्चे आएंगे उनको इस मामले में पूरा बार की तरफ से असिस्टेंस दिया जाएगा। क्या ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं इस रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आप ये सोचते हैं कि यदि मैं सेक्रेटरी बन गया तो मैं इनको प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊंगा? मेन क्या आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं लोग और आपके भी दिमाग में? देखो, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं कह सकता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे एक ई सेवा केंद्र कुछ टाइम पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था, वो भी आज की डेट में एक अपने आप में एक डिफ़िकल्टी है। हम जैसे हाई कोर्ट में ई फाइलिंग है, अगर हाई कोर्ट में अगर हम कोई ई फाइलिंग करते हैं तो हाई कोर्ट हमारे से जाके उसकी हार्ड कॉपी के लिए नहीं बोलता कि भाई आप इसकी हार्ड कॉपी भी दो। यहाँ पे अगर हम ई सेवा केंद्र में अगर कोई ई फाइलिंग करते हैं तो कोर्ट जाके कहती है हार्ड कॉपी लेके आओ, और अगर हम हार्ड कॉपी लेके जाएं और ई फाइलिंग पे फाइलिंग ना करें तो कोर्ट कहती है कि आप ई फाइलिंग करके आओ। तो जब ई फाइलिंग भी कर दी और ई फाइलिंग कर दी तो फिर हार्ड कॉपी किस लिए? तो दोनों में से एक फैसिलिटी कम से कम इस तरीके से होना कि लॉयर्स जो है वो एक बार कोर्ट में जा रहा है, हार्ड कॉपी के लिए चक्कर काट रहा है, दूसरी बार वो ई फाइलिंग के लिए चक्कर काट रहा है, तो उसका आधा टाइम जो है वो ई सेवा केंद्र और इसमें हार्ड कॉपी और ई फाइलिंग के चक्कर में ही उसका टाइम की वेस्टेज हो रही है। मैंने भी देखा है कि बड़ी बड़ी क्यूज लगी होती हैं, क्यू में वकील लोग खड़े हैं, अपना काम उधर कोर्ट में अपीयरेंस देनी है और उधर वो उसमें लाइन में लगे हैं। तो इसमें लगता नहीं कि कुछ वकीलों के साथ ये मजाक हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। के पास तो जूनियर नहीं है, हर एक के पास मुंशी नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं आज की डेट में वो इस ई सिस्टम से अपडेट नहीं है। पहली बात तो, या तो हम अगर ई सेवा केंद्र को जैसे ही हमने इनॉग्रेट किया तो हमें अपने बार के मेंबर्स के लिए, उसको ई फाइलिंग के लिए मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं कैंप वगैरह लगा के, चाहे वो जुडिशियल पार्ट पे हो या बार के पार्ट पे हो, तो हम उनको उस सिस्टम से एक तरह से इन्फॉर्म करें, उनको एक तरह से अवेयर करवाएं कि भाई ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम को इस तरीके से अवेल कर सकते हो। मेंबर्स को आधे से ज़्यादा, खासकर जो एक तरह से सीनियर एडवोकेट्स हैं, पुराने एडवोकेट्स हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। ई फाइलिंग के करें तो करें कैसे करें? नई जनरेशन हो सकता है क्योंकि वो स्कूल कॉलेजेस में ही एक तरह से कंप्यूटर के लिए बड़े यूज टू हैं, बट पुरानी जनरेशन तो नहीं है ना। और फिर भी वो पुरानी जनरेशन में नहीं मैं बीच में फंसा हुआ राकेश जी। मतलब आप ये फाइलिंग कर सकते हैं? मेरा हिस्सा भी दोनों तरफ है। मेरा हिस्सा बीच की उसमें। हाँ, मैं अभी उधर भी अपना हिस्सा रखे हुए हूँ और दूसरी साइड भी रखे हुए हूँ। तो ई दोनों वोट्स चाहिए आपको, सीनियर बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो ई फाइलिंग है उसके लिए मेरा कहना ये है, जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं, ख़ास तौर पे
बेल एप्लीकेशन है, सुपरदारी है और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस को लॉयर्स को कम से कम इस तरीके से कंपेल ना करके कि आप ई फाइलिंग करके आओगे फिर हार्ड कॉपी भी लेके आओगे, तो ये तो एक तरह से परेशानी खड़ी कर दी ना हम सब के लिए। तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, या तो वो हार्ड कॉपी कोर्ट एक्सेप्ट कर ले या ई फाइलिंग से ही एक्सेप्ट कर ले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वही आप पहले ई फाइलिंग भी करके आओ। काउंटर अभी एक है, उसकी जगह 6 काउंटर उस लगा दीजिए काउंटर ताकि पे लाइन भी ना लगे। उस काउंटर पे भी एक ही काउंटर की जगह पे आप काउंटर को भी मल्टीपल कर सकते हो, वहाँ पे भी लाइन सिस्टम से बच जाएंगे। ऐसे ही इसी पैटर्न पे आप सर्टिफाइड कॉपिंग एजेंसी का भी देख लो। कॉपिंग एजेंसी में आज की डेट में महीनों महीनों तक अगर आपने कोई यहाँ पे कॉपी अप्लाई कर दी सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो वो मिल के नहीं देती है आपको। एक और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सपोज आपने कोई सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी, तो वो करने के बाद में जुडिशियल फाइल जो है वो कॉपिंग एजेंसी में चली जाती है, वहाँ पे डेट लगती है, वहाँ पे फाइल नहीं मिलती, पता चलता है जी वो कॉपिंग एजेंसी में गई हुई है, वो डेट वेस्ट चली गई। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर स्टाफ की शॉर्टेज है तो आप स्टाफ को बढ़ाइए, काउंटर की आपको डिफिकल्टी है तो आप काउंटर बढ़ाइए, लेकिन एक कॉपिंग एजेंसी के लिए काम नहीं हो पा रहा है। इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो इस पे इनिशिएटिव नहीं ले रहे, या जो दूसरी बेंच साइड है वो इस पे ध्यान नहीं दे रही? देखो, वैसे तो ये पूरा का पूरा काम जो है ये बेंच की साइड का है। बार जो है वो इस मामले में सिर्फ जुडिशरी को, या जो भी एक तरह से हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज हैं या अगर कोई कंप्लेंट नहीं जाएगी, कोई दिक्कतों का कोई मेमोरेंडम नहीं जाएगा प्रॉब्लम्स का, तो कैसे दूर करें? आपका कहना बिल्कुल सही है। बार का सिर्फ इतनी सी ड्यूटी है कि बार इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ पे रेज करे और इतनी सी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करे कि जी आप ये जो क्यू सिस्टम जो बन गया एक तरह से, इतनी लंबी वेटिंग चल रही है सर्टिफिकेट कॉपिंग एजेंसी पे, उसको आप फास्टेस्ट तरीके से कैसे हो, जल्दी से कॉपी कैसे मिले किसी भी लॉयर को, वो आगे फाइल जो है महीनों महीनों तक वहाँ पे कॉपिंग एजेंसी में ना अटकी रहे, इसके लिए हमें आपके निगाह में है, वाकई जिसको आप है, दूर करना बिल्कुल चाहते हैं। है। इसी तरह का आपने जो ट्रेनिंग का मुद्दा उठाया कि भाई जो ई फाइलिंग करना नहीं आता है, एक बिल्कुल अहम मुद्दा, मैं उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। जो ये नया BNS BSS जो आया और जो तीनों लॉ में बदलाव आया, इसके बारे में पुलिस एकेडमीज में ट्रेनिंग कैंप लगाए गए, जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेन करने के लिए कैंप लगाए गए, लेकिन जहाँ तक मैं बीइंग एन एडवोकेट में समझता हूँ, बार एसोसिएशन की तरफ से इसके बारे में कोई इनिशिएटिव इस तरह का नहीं लिया गया। क्या इस बारे में आप कुछ करेंगे अगर आप आते हैं तो? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आज अगर नए जो एक्ट आए हैं वो IPC CRPC आज की डेट में BNS और BNSS बन गए हैं, एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम बन गया है, उन पे सब पे जजेस के लिए एक तरह से जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग वहाँ पे जजेस को दे दी गई। पुलिस के लिए पुलिस एकेडमी और पुलिस स्टेशंस के अंदर भी वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह के लिए वहाँ पे भी मतलब पूरा सिस्टम दे दिया गया। हम उस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और इसके बावजूद हमारे लिए ना तो बार एसोसिएशन की तरफ से, ना जुडिशियल साइट की तरफ से और ना बार काउंसिल की तरफ से किसी भी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुआ। इस पे कहना हमारा ये है कि जैसे ही हमें इस बात का पता था पहले से कि 1 जुलाई को जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई से इनेक्टेड हो रहे हैं, हमने उससे पहले ही हमारी पूरी टीम ने मिलके काम किया पूरी छुट्टियों में, और हमने ये एक इंडियाज़ रिवाइज क्राइम कोड के नाम से एक बुक तैयार की लॉयर्स के लिए। हमने इसको इतना इजी बनाया कि जो IPC और BNS और CRPC और BNSS का जो कंपैरिजन था और एविडेंस एक्ट और साक्ष्य अधिनियम का जो भी कंपैरिजन था उसको हमने कंपाइल करके और 1 जुलाई से ही हमने लॉयर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। मैंने ये कम से कम 5000 किताबें छपवाई हैं आज की डेट में, इसमें से 4000 किताबें हम ऑलरेडी लॉयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये काम हमने किया है, ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। इसलिए किया कि आपको वोट मिल जाए? नहीं, इससे वोट से कोई कंसर्न नहीं है। अगर मैं किसी को बुक दे रहा हूँ तो वो क्या मेरे को कोई ये गारंटी थोड़ी दे रहा है बदले में कि आप मेरे को बुक दे रहे हो तो मैं आपको वोट दे रहा हूँ। ये कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक नेसेसिटी समझी कि आज की डेट में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसको 1 जुलाई से ये डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी।
मार्केट में कोई भी ऐसी बुक इतनी इंस्टेंट रेडी नहीं थी, जिसके लिए हमने और हमारी टीम ने पूरा मिल के इसके ऊपर पूरी छुट्टियों में काम किया और हमने इसको छपवा के फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर्स के लिए, हेल्प के लिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। ये इसका तो वोट से आपने कोई बहुत कंसर्न अच्छा नहीं है। किया। अब मैं चलिए इलेक्शन की बात चली उस पर आता हूँ। इलेक्शंस जो हैं आपने पहले भी लड़े आप जीते भी, आपने लूज भी किया। 2012 में आप शायद पहला इलेक्शन आपने जीता था और आपने बहुत अच्छा यहाँ पर मैंने सुना है लोगों से, मेंबर्स से, कि आपने चैम्बर्स का जो अलॉटमेंट में बड़ा फेयरनेस तरीके से काम किया। लेकिन तब में और 2024 ये जो 12 साल का जो वनवास के बाद आप दोबारा एंट्री लेना चाह रहे हैं, अब में और तब में जो प्रॉब्लम्स में और सिचुएशन में माइंड सेट ऑफ एडवोकेट्स में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि 2012 के बाद से लेके आज तक जितनी भी जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी आई, जिसने भी प्रॉमिस किए, वो सारे प्रॉमिस एज इट इज़ रखे रह गए। मेंबर्स आज की डेट में सब अवेयर हैं, सबको पता है कि जितने भी लोग इलेक्ट होके आए हैं उन्होंने तरह तरह के प्रॉमिस किए, लेकिन वो प्रॉमिस जो है धरातल पे कहीं पे भी किसी ने भी फुलफिल करके नहीं दिए। नहीं, प्रॉमिस तो आज आप भी कर रहे हैं, कल को हमारी वर्किंग पहले देखी हुई है लोगों ने, हमारी वर्किंग लोगों ने पहले देखी हुई है। उन सबको इस चीज़ का एहसास है कि सत्यनारायण भाई ने जो काम पहले किए थे, जिस तरीके से वर्किंग पहले थी, वही इफ़ेक्टिव तरीके से वर्किंग आगे भी हो सकती है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये जितने सारे इश्यूज़ हैं वो जेन्युइन प्रैक्टिसिंग लॉयर की जो डिफ़िकल्टीज़ है मैं उनको समझता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैं नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ कि जो मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही 24 घंटे ड्यूटी रहते हैं। एडवोकेट की बात की, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, मुझे भी महसूस होता है, कोरोना टाइम में जजेस के सामने ग्लासेस लगा दिए गए थे जस्ट टू मेंटेन द डिस्टेंस या कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना फैले। कोरोना को दफन हुए बहुत दिन हो गए, आई थिंक मोर देन 2 years। यस यस, नो डाउट। उसके बावजूद भी कोर्ट्स में चेयर्स कम हैं और ग्लासेस एज इट इज़ लगे हुए हैं और एडवोकेट्स को बहुत दिक्कत होती है अपनी बात को जजेस तक पहुंचाने में। हर जगह माइक सिस्टम काम नहीं करता। क्या अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ और आपने इसके बारे में कोई आवाज़ उठाई? बिल्कुल मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ग्लास पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोना से जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, आज वो सारी की सारी लिफ्ट हो चुकी हैं। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन अब मतलब एक तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब वो सब रेस्ट्रिक्शन हट गई हैं तो अब ग्लास पार्टीशन किस लिए? दूसरा ये है, जैसे हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से हियरिंग के लिए वहाँ पे पूरा साउंड सिस्टम है, माइक वगैरह, लाउड क्या नाम है, स्पीकर वगैरह, सब कुछ मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से है। कोई लॉयर अपनी बात रखता है तो उसकी बात जजेस तक और बाकी मेंबर्स तक सब तक पहुंचती है। कोर्ट के अंदर कोई भी इजीली सुन सकता है। आज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है, यहाँ पे कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है और डिस्टेंस जो है वो डायस से लेके और अब मेंबर के बीच में इतनी हो गई है कि आप अपनी बात स्मूथ तरीके से कोर्ट तक पहुंचा नहीं सकते। जजेस अगर कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं तो लॉयर सामने खड़ा, उसको पता ही नहीं कि जज साहब क्या डिक्टेट कर रहे हैं। तो क्या हम एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हुए जिस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, मेरे केस में क्या हो रहा है, जज साहब क्या डिक्टेशन दे रहे हैं और मैं अनअवेयर खड़ा हूँ, तो क्या ये सही है? और जहाँ तक सिटिंग सिस्टम की बात है, आज आप कोर्ट में जाके देखें, कई सारे कोर्ट रूम तो एक तरह से स्टोर रूम बन गए हैं। फाइलों का अंबार लगा पड़ा है वहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े होते हैं वही फाइल जजीज के हाथ से भी जाती है, कोर्ट साहब के हाथ से भी जाती है और वही फाइलें वहाँ पे वकीलों के, जहाँ पे खड़े होते हैं हम डायस पे, वहाँ पे वकीलों के पैरों में रखी हुई हैं। किस लिए? उन फाइलों को, अगर कोई फाइलें डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं तो उनको रिकॉर्ड रूम भेजें, कोर्ट रूम को खाली करें, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से करें, ग्लास पार्टीशन जो है उसको हटाया जाए। अब ग्लास पार्टीशन की जरूरत है ही नहीं। इसके बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज? किसी ने नहीं, कोई नहीं बोल रहा। क्या रीजन समझते, क्यों नहीं? ये नहीं देखो, या काम नहीं करना चाहते? ये मेरे को नहीं पता, मैं क्या कह सकता हूँ। इस दूसरे के बारे में कोई कमेंट करना मेरे को ठीक नहीं लगता। हाँ, मेरा मानना ये है, आज की डेट में ग्लास पार्टीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बिल्कुल हटा के लॉयर्स को फ्रीक्वेंट तरीके से अपनी बात कोर्ट को एड्रेस करने के लिए स्पेस मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। चलिए, अब हम इलेक्शन पे एक दो बात करते हैं। इलेक्शंस देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा वकील हूँ कि इलेक्शंस डे बाय डे हर टर्म में मैं देखता हूँ कुछ महंगे होते जा रहे हैं। महंगे इन द सेंस जो कंटेस्टेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अनाप शनाप होर्डिंग, वो पोस्टर और पार्टीज़ और ये सब करते हैं। तो मैं अगर सीधा सीधा आपसे पूछूं कि सत्यनारायण शर्मा उसमें कहाँ अपने को खड़ा पाते हैं?
ये सब ठीक समझते हैं, वो भी इस बयार में बहेंगे या कैसे, किस बेस पे वोट मांगेंगे? देखो, अभी इस मामले में हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं। मैं समझता हूँ वो गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उस लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अभी डिक्लेरेशन सिस्टम था, उसमें आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से अपीयरेंस की एक कंडीशन थी कि भाई जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायरेक्शन ये थी कि 12 अपीयरेंस इज़ रिक्वायर्ड। तो वो 12 अपीयरेंस जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेट हुई हैं, अब मेरे को उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज़। तो जहाँ तक हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी इम्प्लीमेंट करने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ही स्टेप पे उन गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ा दी, ये हो गया। अब उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आ जाओ। अब दूसरा स्टेप ये है कि हाई कोर्ट ने पूरी दिल्ली के अंदर एक ही दिन इलेक्शन करवाने के लिए 19 अक्टूबर की डेट फाइनल कर रखी है। उस इलेक्शन को डिले करने के लिए कुछ एक सिटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रोज़ाना कोर्ट में कोई ना कोई नई एप्लीकेशन लगा के जो भी प्रयास कर सकती हैं वो प्रयास कर रहे हैं। इसको डिले करना चाहते हैं। कल भी हाई कोर्ट ने काफ़ी डांट लगाई, जो कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने आई थी। हाई कोर्ट ने कल भी ये कहा कि आप डिले करने के लिए जो भी जिस तरह की टैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इलेक्शन 19 तारीख का मतलब 19 तारीख को ही होगा, किसी भी कीमत पे इलेक्शन। आप होपफुल हैं इलेक्शन 19 मैं को ही होगा? पूरी तरह से होपफुल हूँ कि इलेक्शन 19 तारीख को ही होगा, और 19 तारीख को होना चाहिए। जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी को किसी कमेटी के अंदर 1 साल के लिए कमेटी इलेक्ट हुई है तो उसको विद इन 1 ईयर इलेक्शन करवाना चाहिए था। जो 2 ईयर के लिए इलेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे 2 ईयर के अंदर इलेक्ट होना चाहिए था। मुद्दा हाई कोर्ट ने सॉर्ट आउट कर दिया। नहीं, शॉर्ट आउट के लिए उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं राकेश जी। वहां तक जाने आज बार को अगर कहीं पे डिग्रेडेशन कहीं पे आया है तो उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। मैं भी सेक्रेटरी रहा हूँ, आप मेरी भी टेन्योर उठा के देखिए और दूसरे लोगों की भी टेन्योर उठा के देखिए। मैं 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, 2 साल में इलेक्शन करवा दिया हमने। मेरे सिवाय यहाँ पे और कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं। मेरा खुला चैलेंज है कि कोई भी आए वो दिखाए अपना वहाँ पे बोर्ड के ऊपर सबकी टर्म लिखी हुई है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही लोग जिम्मेदार है ना। हाई कोर्ट में कौन लेके गया इस इशू को? वही लोग लेके गए हैं। और जब हाई कोर्ट ने उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ डायरेक्शन दे दिए हैं तो हम फिर से उसी तरह के मतलब हथकंडे अडॉप्ट कर रहे हैं। किस लिए? आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उन मैं लोगों का? क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो उनकी वोट आपको ना मिले। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट। आप बार ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ पे सबकी टेन्योर लिखी हुई है, मेरी भी टेन्योर लिखी हुई है, दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो भी सेटिंग या फॉर्मर जो भी है। इसलिए हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, और इंटरवेन उसने करके कह दिया हाई कोर्ट ने कि इसको 2 साल में अब किया जाएगा। 2 साल में किया जाए, होना भी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल सर आज के लिए आपके साथ मेरा है, और बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल है। आपकी जो पोस्ट है ऑनररी सेक्रेटरी की, उस पर कई कैंडिडेट्स खड़े हैं। मैं एक वोटर हूँ, सपोज मैं आपका ही वोटर हूँ, तो मुझे आप ये बात बताइए कि मैं और लोगों को वोट क्यों ना करूँ, आपको क्यों करूँ? आप में क्या ऐसी खूबी आप अपने में मानते हैं कि लोग मुझे वोट करें इंस्टीड ऑफ अदर्स? मैं अगर पर्टिकुलर रोहिणी बार एसोसिएशन की बात करूँ, यस बिल्कुल यहीं की बात कर रहा हूँ मैं। अभी प्रेजेंट में जो भी एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे, उनमें से ऑलमोस्ट सब लोग किसी न किसी पोस्ट पे बार के अंदर रह चुके हैं, और सब लोगों ने उनकी वर्किंग और उनका तरीका देख लिया है। कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है कि जो बार के अंदर कोई 3 साल कोई 4 साल के लिए नहीं रहा हो और वो अपनी अचीवमेंट बता दें उन्होंने बार के वेलफेयर के लिए क्या किया है, और वो बराबर में खड़े होकर मेरे से पूछ के देख लें, और वो अपनी टेन्योर भी काउंट कर लें। मैं 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, मैं 2 साल के अंदर ही इलेक्ट होने के बाद टेन्योर पूरी होने के बाद मैंने चुनाव करवा दिया था, और 2 साल के अंदर जितने यहाँ पे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम मैंने करवाए थे, आज तक का रिकॉर्ड है। ये इतिहास में कोई भी बता देगा यहाँ पर रोहिणी में प्रैक्टिस करने वाला कि इतने काम किसी ने भी नहीं करवाए, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मेरा पुराने काम किए हुए के बेसिस पे आप जो है अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, पहले का भी मैं अपनी वर्क टेन्योर का मैं एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे को जुडिशल साइड से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी, दोनों साइड से मेरे को इतना सपोर्ट मिला था कि हम बार के वेलफेयर के लिए, हमारा बार में इलेक्ट होने का पर्पज़ है बार के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। हम वेलफेयर की कोई भी बात
लेके जाते थे बेंच के पास, हमें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता था, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था। तो मैं आज भी होपफुल हूँ उसी तरीके से कि हम आज भी अगर मेंबर्स के वेलफेयर की अगर बात करेंगे तो बेंच की तरफ से हमें वैसे ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वेलफेयर की बात ना करके वो अगर पर्सनल वेलफेयर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे पर्सनल वेलफेयर की नहीं है, यहाँ पे बार के वेलफेयर की बात है। बार की रेपुटेशन, चाहे मैं रोहिणी बार की इंडिविजुअल बात करूं, तो लगता है कुछ 12 से 24 में कुछ कम हुई है। बिल्कुल, नो डाउट। इसको कम होते देख के पीड़ा होती है सत्यनारायण जी? बिल्कुल पीड़ा होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी इलेक्शन से पहले रोहिणी में कुछ मतलब अनटोवर्ड इंसिडेंट हुए थे। मैं समझता हूँ इस तरह के इंसिडेंट किसी भी बार में नहीं होने चाहिए। उससे पहले भी कुछ लोग जो हैं जब वो सीट पे नहीं होते तो वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाते हैं, देखो जी ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, और उनके वो जब वो इलेक्ट होकर सीट पे बैठे होते हैं तो फिर वो सब चीज़ों से आंख बंद कर लेते हैं। तो ये उल्लू की तरह आंख बंद करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी राकेश जी। उसके लिए आपको धरातल पर उतरकर कुछ ना कुछ बार के लिए, बार के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कोई ना कोई काम करके दिखाना पड़ेगा। और उस काम के बारे में सब लोगों को पता है, कौन कर सकता है ये भी सबको पता है। लोग आपके इन वायदों पर, इस कॉन्फिडेंस पर विश्वास करके आपको वोट दे दें, वो निराश तो नहीं करोगे उनको? बिल्कुल भी नहीं, ये प्रॉमिस है हमारा, ये प्रॉमिस है। तो सभी करेंगे। नहीं, मैं अभी वो और प्रॉमिस लोगों से झूठा नहीं, बात हमारी करूंगा, वर्किंग वो देखी हुई है। प्रॉमिस का समय भी कहाँ है? हमारी वर्किंग देखी हुई है। मैं कह रहा हूँ मेरे पैरेलल में जो भी कैंडिडेट हैं उनकी भी वर्किंग देखी हुई है, वो बाहर में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई बाहर में नहीं रहा है, वो सब लोग बाहर में रहे हुए हैं, उनकी वर्किंग देखी हुई है। चलिए, तो सुना दोस्तों आपने, ये हैं सत्यनारायण शर्मा जी जो कंटेस्ट कर रहे हैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर। और इनका कहना ये है कि इनको वोट इसलिए दें क्योंकि इनका काम देखें और इनके काम का कंपैरिजन अदर कैंडिडेट्स के काम से करें। और अगर आपको भी लगता है कि वाकई इन्होंने अच्छे काम किए और इनका विज़न ठीक है, इनके जो बातें हैं वो सच से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, तो आप इनको वोट कर सकते हैं। अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ माइन। हम लोगों का अपना चॉइस है। मेरी एक अपील बस केवल यही है कि हम जिसको भी चुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सत्यनारायण जी को ही चुनिए या किसी XY को चुनिए, Z को चुनिए। आप कंपैरिजन करें और कोशिश करें कि ऐसे प्रैक्टिसिंग लॉयर ही आएँ बार में, ऐसे लॉयर ही आएँ जो वाकई मेंबर्स के दर्द को समझते हों, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हों और उनके अंदर कुछ काम करने का जज्बा हो। केवल चाटुकारिता और केवल मौका प्रस्ती ना हो। ये काम आपको देखना है, ये चीज़ आपको देखनी है, मुझे देखनी है, ताकि एक अच्छी और मजबूत बार आए, ताकि बार की डिग्निटी अप हो सके, बार की डिग्निटी मेंटेन रह सके। यही मेरा और आपका प्रयास है, यही इस चैनल का भी प्रयास है। मैं समझता हूँ आप लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आप एक अच्छी बार को लाएंगे, मैं आपसे आज के लिए इतना ही। और फिर बात करूंगा किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ। अभी रिक्वेस्ट भी तो साथ में लोगे ना फिर दूसरे कैंडिडेट से पहले? जी, वो भी लेंगे। तो दोस्तों, फैसला मुझे और आपको करना है। तो आप इसको सुना है आपने, अब ध्यान से सुनिएगा। और लोगों को भी सुनाऊंगा क्या वो कहते हैं, क्या वो करते हैं, क्या उनका करने का इरादा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर।